अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जो कि अभी थर्ड सेमेस्टर में है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। उसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी को डिस्कस किया। आज हम जो जीआईटी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये इस लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम, स्मॉल जो है छोटा होता है, इंटेस्टाइन मतलब उसकी जो इसको एंट्रॉन भी कहते हैं। इंटेस्टाइन का दूसरा नाम है एंट्रॉन। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको फिर एंटेराइटिस कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए कहा है, ये स्मॉल और लार्ज का नेम जो है ये उसके डायमीटर के की वजह से उसको दिया गया है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लेंथ में सबसे बड़ा है, तकरीबन 6 मीटर तक है, लेकिन इसकी जो डायमीटर है ये बहुत कम है, तो इसी वजह से इनको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा है। और जो दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा है क्योंकि उसमें की डायमीटर ज़्यादा है, तकरीबन 3 to 4 टाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन से उसकी डायमीटर ज़्यादा है। The small intestine or small bowel is the part of the gastrointestinal tract between the stomach and the large intestine and is where most of the end of absorption of food takes place. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको स्मॉल बाउल भी कहते हैं। ये जीआईटी का एक पार्ट है जो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन, फूड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। डाइजेशन के साथ साथ फूड की एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्ट्रक्चर: लेंथ 3 मीटर to 5 मीटर, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर और इंच। ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा है कि 6 मीटर, ठीक है, जो 20 फुट तकरीबन इसी तरह आता है। और डायमीटर जो उसका है ये 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच है, क्योंकि 1 इंच ही 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अभी ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो स्टार्ट में आता है जो जे शेप आपको नज़र आता है ये स्टमक है। स्टमक के बाद जो है ये फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। और फिर इसमें भी उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है तो ये हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। इन तीनों जो इसके पार्ट्स हैं ना इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रक्चरल पार्ट, द ड्यूडेनम, द जेजुनम, द इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं ये तकरीबन 3 पे मुश्तमिल होता है। एक है उसका ड्यूडेनम पार्ट हो गया, एक इसका जेजुनम पार्ट हो गया, एक इलियम पार्ट हो गया। एक इसका एक अदर चीज़ है उसको भी हम इलियम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर EUM लिखा है, वो है ILIUM है। तो इलियम जो है वो कॉक्सा बोन जो है उसमें 3 बोन्स होते हैं, सही है, प्यूबिक है, इलियम है और ये एक और है 3, ये मिलकर फिर उसको कॉक्सा बोन बनाते हैं, इसे हम हेप बोन भी कहते हैं। लेकिन ये इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अभी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है इट इज़ अ शॉर्ट स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड शेप लाइक अ सी शेप। मतलब एक सी जो है हार्स शू जैसा शेप होता है। ड्यूडिनम जो है ये डिजिटोरियम से निकला है, और डिजिटोरियम का मतलब है 12 फिंगर। 12 फिंगर का मतलब ये है कि इसके जो साइज़ है वो 12 इंच है, 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 12 इंच इसका साइज़ है। इसको इसी वजह से डिजिटोरियम से, ये ड्यूडिनम डिजिटोरियम से निकला है। The jejunum, it is the mid section of the small intestine connecting the duodenum to the ileum। ये jejunum जो है ये jejunus से निकला है। इसका मतलब है empty, क्योंकि ये मतलब इसका empty का मतलब ये है कि ये खाली होता है, यहाँ से absorption ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इट इज़ द मिड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मिड में आता है क्योंकि ऊपर ड्यूडिनम है और लास्ट में इलियम है, उनके दरमियान क्या है, बीच में ये जेजुनम है। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, ये तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग है। द इलियम, it is the final section of the small intestine, it is about 3 meter long and contain villi similar to jejunum। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे फाइनल हिस्सा है,
और ये 3 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें माइक्रोवेलाई वेलाई और माइक्रोवेलाई होते हैं जो जेजुनम में भी प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह ये भी है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होती है ना वो इलियम में होती है। जेजुनम में भी एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन मोस्टली ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन ये इलियम पार्ट में होती है। अभी जो है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो है डाइजेशन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस। Many of the digestive enzymes that act in the small intestine are secreted by the pancreas and liver and enter the small intestine via the pancreatic duct. Digestion of protein and carbohydrate. तो फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो है डाइजेशन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। तो हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कौन सा डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। क्योंकि पिछले क्लास में हमने पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और जो लीवर है वो पढ़ा था। फिर हमने उसमें बाइल और पेंक्रियाटिक जूस पढ़े थे। तो बाइल और जो पेंक्रियाटिक जूस है ये डायरेक्टली कहाँ पर ड्रेन करते हैं, ड्यूडेनम में ड्रेन करते हैं। जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं तो उसमें फिर डिफरेंट एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये सारे एंजाइम ये क्या करता है, ये डाइजेशन करता है जो हमारे मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जैसी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये खुद भी कुछ सिक्रीशन करता है, उसको हम इंटेस्टाइनल जूसेस कहते हैं। और इंटेस्टाइनल जूसेस जो है ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल जूसेस एक ग्लैंड सिक्रीट करता है, उसको हम क्रेफ्ट्स ऑफ लुबरकेन कहते हैं। क्रेफ्ट्स ऑफ लुबरकेन, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट करता है और इसमें फिर लैक्टेज, माल्टेज, सक्रेज, ये एंजाइम होते हैं जो क्या करता है, जो डाइसेकेराइड होता है उसको फिर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। इसमें फिर जो ये प्रोटीन की डाइजेशन भी करता है क्योंकि इसमें प्रोटीएजेस भी है, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी करता है क्योंकि इसमें पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी है। ये मैंने आप लोगों को समझाया। तो डाइजेशन जो है ये सबसे पहला रोल स्मॉल इंटेस्टाइन का है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज़ नाउ एबल टू पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू आइदर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी जो माइक्रोवेलाई है तो इसमें इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होते हैं। एक जो है माइक्रोवेलाई में 2 टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक कैपिलरीज होते हैं ब्लड कैपिलरीज, और एक जो है लेक्टियल्स होता है जो वेलाई में। तो जो लेक्टियल है वो उसमें पेट की डो एब्जॉर्प्शन होती है और ये डायरेक्टली लिम्फ में उसको ड्रेन करता है। और जो छोटे मालिक्यूल होते हैं मतलब तो वो फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो एब्जॉर्प्शन या तो डिफ्यूजन के ज़रिए होगा। डिफ्यूजन क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसमें चीज़ जो है ये लो कंसंट्रेशन से हाई में जाता है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें चीज़ जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो में खुद जाता है। और इसको ये एक पार्ट जो है इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या करता है, ये भी हायर कंसंट्रेशन से चीज़ लो कंसंट्रेशन में जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये लो कंसंट्रेशन से हाई में जाता है, लेकिन लो से हाई में जाने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको एक पंप चाहिए, और वो पंप क्या करेगा, वो एटीपी को इस्तेमाल करेगा और इसी के ज़रिए ये अपना काम करेगा। The small intestine is the site where most of the nutrient from the ingested food are absorbed. Small intestine एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। तीसरा जो इसका फंक्शन है ये इम्यूनोलॉजिकल। द स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट द बॉडीज इम्यून सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट देता है, क्योंकि जो हमारा गट होता है इसमें बैक्टीरियाज होते हैं, और ये बैक्टीरियाज क्या करता है, ये हम बॉडी को होस्ट के जो मतलब हमारा जो होस्ट है, हम होस्ट क्या कहते हैं, एक जो है गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है। गेस्ट मतलब है जो बाहर से आता है, अगर पैथोजन कोई आ गया, इम्यून सिस्टम हमारा जो है ये उसके लिए क्या है, होस्ट है, उनको दावत देते हैं और उसको फिर ख़त्म कर देते हैं। तो जो हमारा गट फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा, वो क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करता है। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये लार्ज इंटेस्टाइन इसको इसलिए क्या है क्योंकि ये डायमीटर में स्मॉल इंटेस्टाइन से 3 to 4 टाइम ज़्यादा होता है। मतलब जिसके डायमीटर ज़्यादा होते हैं इसका ल्यूमन का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज द लार्ज बाउल और
कोलान, इसको लार्ज बॉल भी कहते हैं या इसको कोलान भी कहते हैं। इट is the last part of the gastrointestinal tract and of the digestive system in vertebrate। vertebrate में यानी जो GIT का सबसे लास्ट पार्ट होता है। water is absorbed here and the remaining waste material is stored as pieces before being रिमूव बाई डिपिकेशन। इसमें क्या होता है, मिनरल्स और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इसमें होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये मिनरल और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और जब ये रीअब्जॉर्प्शन उसकी हो जाती है तो फिर ये वेस्ट मटेरियल है ये एक सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इसको फिर हम स्टूल यानी पीसेस कहते हैं, और ये डिपिकेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी से फिर एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी है। आप लोग ये जो है जे एस शेप जैसा आपको नज़र आता है, ये इलियम पार्ट है, ये ख़त्म हुआ कहाँ पे, सीकम में। फिर ये असेंडिंग कोलान है, फिर ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग कोला है, सेगमाइड है, फिर रेक्टम है और एनस है। और ये सीकम के साथ आपको एक अवाम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अभी जो है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो द लेंथ ऑफ द मेल कोलान इज़ 166 सेंटीमीटर वाइल डेट ऑफ द फीमेल कोलान इज़ 155 सेंटीमीटर। द कोलान कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन, द सीकम, असेंडिंग कोलान, द ट्रांसवर्स कोलान, द डिसेंडिंग कोलान, द सेगमाइड कोलान एंड द रेक्टम। अभी जो है इस स्लाइड में लिखा है कि मेल कोलान का जो लेंथ है ये 166 सेंटीमीटर होता है और फीमेल का 155 सेंटीमीटर होता है। अगर आप लोग नेट में सर्च करें तो वहाँ पे लिखा होगा कि जो फीमेल कोलान है ये इसका लेंथ ज़्यादा है बनिस्बत मेल का। पहले जो है ज़्यादातर हम इसको सिमिलर कंसिडर करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अगर आप देख लें तो वहाँ पे लिखा है कि फीमेल कोलान जो है वो लेंथ में ज़्यादा है और मेल कोलान जो है लेंथ में कम है। ये इसलिए कम होता है, मतलब फीमेल कोलान क्यों बड़ा होता है, यहाँ पर तो लिखा है कि छोटा है, लेकिन इसका तो इसके बारे में मैं तो बिल्कुल पता ही नहीं, क्योंकि जो गूगल और ये चीज़ें मैंने जितने भी देखे बुक्स देखे तो उसमें कहा है कि फीमेल कोलान जो है ये बड़ा होता है। तो इसलिए बड़ा होता है कि फीमेल कोलान एक तो उसकी जो पेल्विस होती है ना वो ब्रॉड होती है। जब पेल्विस उसकी ब्रॉड होती है तो उसके मतलब उसके साइज़ में भी चेंज आएगा, तो उसके एब्डोमिनल कैविटी भी ब्रॉड होगी। एक तो एक ये रीज़न होगा। दूसरा रीज़न ये है कि जो उसकी और ज़्यादातर जो है फीमेल की कोलान में ट्रांसवर्स कोलान जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच होगा, तो इस वजह से उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। दूसरा जो है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। हार्मोनल चेंजेस का मतलब ये नहीं कि उसके हार्मोन्स की वजह से उसकी जो कोलान है वो बड़े हो गए, इस तरह उसकी साइज़ हार्मोन्स की वजह से नहीं बढ़ते। लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो प्रेगनेंसी में फ़ीमेल को ज़्यादातर कंस्टिपेशन होती है। कंस्टिपेशन क्यों होती है, ये इसी वजह से होती है कि उसकी जो कोलान की साइज़ है वो ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन उसकी ज़्यादा होती है तो इस वजह से फिर उसको कंस्टिपेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मेल का है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इसे यहाँ से बिल्कुल मतलब अपोजिट है, क्योंकि ये फीमेल का कोलान ज़्यादा बड़ा है मेल के बनिस्बत। अगर फिर भी इसी तरह है तो फिर हम इसको सिमिलर ही कंसिडर करेंगे। कोलान 5 सेक्शन पे मुश्तमिल है। एक उसका सीकम पार्ट है, एक उसका असेंडिंग कोलान है, एक ट्रांसवर्स कोलान है, एक डिसेंडिंग कोलान है, एक सेगमाइड और इसको रेक्टम भी कहते हैं। पिछले पिक्चर में हम दोबारा जाते हैं। ये सीकम है जो सबसे नीचे वाला। असेंडिंग कोलान इसको इसलिए कहते हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए। असेंडिंग हम किसे कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर हम किसको कहते थे कि छोटे से बड़े की तरफ, तो इसी तरह ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको असेंडिंग कोलान कहते हैं। ट्रांसवर्स क्या है, जो मतलब उसके असेंडिंग कोलान के एक सिरे से होकर दूसरे पे आ जाता है, इसके ट्रांसवर्स जैसे हमने ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में बताया जो हमारे एक्सेस नहीं, ठीक है, बॉडी के जो बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको डिवाइड करता है। जो मिड सेजाइडल होता है, कोरोनल सूचर, ये सारे जो है 90 पे ये 90 पे डिवाइड करता है, उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर है ट्रांसवर्स कोलान इसलिए लिखा है। डिसेंडिंग कोलान को इसलिए इसको कहा है क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इसलिए इसी तरह होता है कि बड़े से छोटे की तरफ। फिर है सेगमाइड कोलान, जो है ये एस शेप इसी तरह बनता है, तो इसी वजह से इसको सेगमाइड कोलान, और फिर रेक्टम और एनस है। ये भी हो गए सेगमाइड कोलान जिसके 5 सेक्शंस हो गए।
अभी जो है सेक्शंस ऑफ कोलान है, जो असेंडिंग कोलान है ये इसमें सीकम और अपेंडिक्स दोनों जो है ये प्रेजेंट होते हैं। असेंडिंग कोलान इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ चला गया है। फिर है ट्रांसवर्स कोलान। ट्रांसवर्स कोलान इंक्लूडिंग द कॉलिक प्लेक्सर्स एंड द ट्रांसवर्स मेजो कोलान। कॉलिक प्लेक्सर्स जो बेंडिंग नहीं होती, जो मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, फिर ये ट्रांसवर्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसके जो साइड वाला है ये वाला, इसमें जब बेंडिंग होती है इसको प्लेक्सर कहते हैं। इसी तरह ये भी जो है एक प्लेक्सर है, इसको कोलिक प्लेक्सर कहते हैं। अभी जो है टू टाइप्स ऑफ प्लेक्सर है, इसको एक को हेपेटिक प्लेक्सर कहते हैं, दूसरे को स्प्लीनिक प्लेक्सर। हेपेटिक प्लेक्सर जो हमारे राइट साइड पे है, जो हेपेटा जो है ये क्या कहते हैं, ये लीवर को कहते हैं, तो ये राइट साइड पे इसको हेपेटिक प्लेक्सर कहते हैं क्योंकि हमारा लीवर भी राइट साइड पे। और जो स्प्लीनिक प्लेक्सर है ये स्प्लीन की तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड पे, तो इसको स्प्लीनिक प्लेक्सर भी कहते हैं। और इसके दरमियान जो क्या है ये मेजोकोलान है, मतलब दरमियाना वाला कोलान है। और फिर है द असेंडिंग कोलान, द सेगमाइड कोलान, द एस शेप रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एस शेप वाला रीजन है सेगमाइड कोलान इसे कहते हैं। आगे जो सेक्शन है इस ये इसका लेंथ है, द एवरेज इनर डायमीटर ऑफ द सेक्शन ऑफ द कोलान इज इन सेंटीमीटर। इनर डायमीटर आप लोगों को दिया है। सीकम जो है 8.7 सेंटीमीटर, असेंडिंग कोलान 6.6 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स कोलान 5.8 सेंटीमीटर, डिसेंडिंग है सिग्माइड कोलान 6.3, रेक्टम नियर रेक्टल फॉर सिग्माइड जंक्शन 5.7 सेंटीमीटर। तो ये इसकी जो इनर डायमीटर है। अब जो है सीकम, सीकम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द colon and involved in the digestion while the appendix is a structure of the colon not involved in digestion। सीकम जो है ये कोलन का फर्स्ट पार्ट है और ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसके साथ अपेंडिक्स भी एक स्ट्रक्चर है कोलन का, लेकिन ये डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज अनसर्टेन, मतलब अपेंडिक्स का जो फंक्शन है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। कंटेनिंग इल्यूसिकल वाल, यहाँ पे इल्यूसिकल वाल है जो इलियम और सीकम को अटैच करता है। क्या करता है, द इल्यूसिकल वाल इज अ स्पेक्ट्रम मसल्स वाल दैट सेपरेट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। इट्स क्रिटिकल फंक्शन इज टू लिमिट द रिफ्लेक्स ऑफ द कोलोनिक कंटेंट्स इनटू द इलियम, ताकि इलियम में दोबारा चाहिए इसको लिमिट करता है। इसलिए कम करता है क्योंकि जो मोस्टली हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो इसको वजह से फिर इन्फेक्शन और ये चीज़ें होती है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया एक जगह पे हो उसकी वही रिसेप्टर उस सेल इसके लिए ना मिले तो फिर वो इन्फेक्शन काज नहीं करता, लेकिन अगर उसको किसी दूसरी जगह में वो सेल आप नज़र आया जहाँ पे उसका रिसेप्टर मौजूद हो तो फिर वो क्या करता है, वहाँ पर एक्टिव होता है। दूसरा जो इसमें हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा है कि ये जो है इसका फंक्शन अनसर्टेन है। ज़्यादातर बुक्स में इस तरह भी लिखा है कि जो अपेंडिक्स होता है इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पे कहते हो क्योंकि वॉर्म्स यानी वॉर्म्स की तरह होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है इसका काम एंड जो हम बॉडी मतलब जब पीटस हो बच्चा जो है वो माँ की पेट में हो, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल हो, और वो वहाँ पे क्या करता है, वो इम्यूनिटी देता है, मतलब ये कि इम्यूनिटी में रोल अदा करते हैं। और जब फिर वो पैदा हो जाए तो उसके बाद उसके जो इम्यूनिटी का फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादातर बुक्स में इसी तरह लिखा है। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर इसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और अभी जो अपेंडिक्स है इसको हम वेस्टिजियल आर्गन जो है इसके में कंसिडर करते हैं। अब असेंडिंग कोलन, इट इज़ कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय अ सेक्शन ऑफ बाउल कॉल्ड द सीकम। ये असेंडिंग कोलन जो है ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसवर्स कोलन होता है यानी जो हेपेटिक फ्लेक्सर होता है और जो सीकम होता है इसके दरमियान प्रेजेंट है। द असेंडिंग कोलन रन्स अपवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड द ट्रांसवर्स कोलन फॉर अप्रॉक्सिमेटली 8 इंचेस और 20 सेंटीमीटर। ये ट्रांसवर्स कोलन की तरफ ऊपर की तरफ गया है, ये तकरीबन 8 इंच या 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। द अनवांटेड वेस्ट मटेरियल इज मूव अपवर्ड टुवर्ड द ट्रांसवर्स कोलन बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टालिसिस। एक पेरिस्टालिसिस इसको हम मास मूवमेंट यानी मास पेरिस्टालिसिस भी कहते हैं। इसके ज़रिए जो है ये ऊपर की तरफ ट्रांसवर्स कोलन में चला जाता है। और अगर आप लोग जो कोलन का स्ट्रक्चर है वो देख लें तो कोलन के स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ये एक एक पाउच बना है, एक गोल सा पाउचेस आपको नज़र आएंगे। इस पाउचेस को हॉस्ट्रा कहते हैं। इस हॉस्ट्रा जो है इसमें फिर ये आपको एक दरमियान में एक लाइन नज़र आती है, इसको टीनिया कोलाई कहती है। और ये हॉस्ट्रा और ये टीनिया कोलाई ये क्या करता है, ये मास मूवमेंट और पेरिस्टालिसिस ये चीज़ में हमें मदद देती है ताकि जो पीसेस है वो पहुंच जाए अपनी अपनी जगह में और इससे वाटर एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो।
पेरिस्टोलिसिस इज अ रेडियली सिमेट्रिकल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ये क्या करता है, ये जो है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स की होती है, इसी वजह से ये प्रोपेगेट होता है सारे ट्यूब में। तो मैंने आप लोगों को हॉस्ट्रा में पढ़ा कि हॉस्ट्रा क्या है, एक पाउच है, उसी में टीनिया कुलाई होती है और ये टीनिया कुलाई क्या करता है, इसको मूवमेंट देते हैं, ये मास मूवमेंट। ट्रांसवर्स कोलान, द ट्रांसवर्स कोलान इज़ द पार्ट ऑफ द कोलान, ये ऐसा कोलान के एक पार्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया कि राइट साइड में हेपेटिक फ्लेक्सर है और लेफ्ट में स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, इसके दरमियान ये क्या होता है, मौजूद होता है। Descending colon. The descending colon is the part of the colon from the splenic flexure to the beginning of the sigmoid colon. Descending colon is also called the distal cut. मतलब लास्ट में आता है, डिसेंडिंग भी डी से आता है और डिस्टल भी डी से आता है, ये आप लोग याद करें। और ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर से स्टार्ट होकर सिग्मॉइड कोलन पे ख़त्म होता है। वन फंक्शन ऑफ द डिसेंडिंग कोलन इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ टू स्टोर पीसेज दैट विल बी एम्प्टी इनटू द रेक्टम, कि ये क्या करता है, ये जो पीसेज है उसको स्टोर करता है और फिर उसको जो रेक्टम है उसमें एम्प्टी कर देता है, उसमें ड्रेन आउट करता है। Sigmoid colon. The sigmoid colon is the part of large intestine after the descending colon and before the rectum. ये रेक्टम से पहले है और जो हमारा डिसेंडिंग कोलन है उसके बाद ये आता है। इसके दरमियान जो है ये एक एस शेप है। द नेम सिग्मॉइड मीन एस शेप, ये एस शेप है तो इसी वजह से इसको सिग्मॉइड कहते हैं। The walls of the sigmoid colons are muscular and contract to increase the pressure inside the colon, causing the stool to move into the rectum. ये क्या करता है, ये मस्कुलर है और ये इसकी जब प्रेशर ज़्यादा हो जाए, मतलब ऊपर से जो है पीसेस की प्रेशर ज़्यादा हो जाए कोलन के अंदर, तो क्या करते हैं, ये स्टूल को फिर रेक्टम में पहुंचाता है। रेक्टम, द रेक्टम इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लास्ट सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये क्या करता है, ये होल्ड करता है किसको, पीसेस को, स्टूल को होल्ड करता है और फिर डिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इसको बॉडी से एलिमिनेट करता है। अभी जो एनस है, द एनस इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द एक्सपल्जन ऑफ पीसेस, टू स्पेक्टर control the exit of pieces from the body during an act of defecation. These are the internal anal sphincter and the external anal sphincter, which are the circular muscles that normally maintain constriction of the orifices and which relaxes as required by normal physiological function. एनस जो है ये हम सबसे रेक्टम का एक्सटर्नल ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। एनस जो है ये क्या करता है, ये पीसेस को बाहर की तरफ रिमूव करता है, डिफिकेशन जो है यहाँ से फिर पीसेस जो है ये हमारे बॉडी से निकलते हैं। टू स्पेक्टर्स इसमें मौजूद होते हैं जो इस डिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम इंटरनल स्पेक्टर कहते हैं, इंटरनल एनल स्पेक्टर, और एक्सटर्नल इंटरनल एनल स्पेक्टर ये स्मूथ मसल से बना है और ये इनवॉलंटरी है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर जो है ये क्या है, वॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में, क्योंकि ये स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड मसल से बना है और इसी वजह से ये डिफिकेशन प्रोसेस जो है ये चलती है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हुए तो इसमें फिर जो एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर है ना, ये उसके कंट्रोल में नहीं होते, तो उसके लिए फिर हम टॉयलेट ट्रेनिंग और डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो क्या करे, उसका जो माइंड है ये बिल्ड हो जाए कि जो हम एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर है ये हमारे कंट्रोल में है और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो है फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड एनी रिमेनिंग एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड बिफोर सेंडिंग द इनडाइजेस्टेबल मैटर टू द रेक्टम। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी वाटर है या न्यूट्रिएंट्स है इसको डाइजेस्ट करता है और फिर इसको रेक्टम में भेज देते हैं। द कोलन एब्जॉर्ब विटामिन दैट आर क्रिएटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया। और इसमें जो नॉर्मल फ्लोरा है, गट फ्लोरा, ये क्या करता है, ये विटामिन के जो है उसकी सिंथेसिस करता है। विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। गट फ्लोरा, the large intestine houses over 700 species of gut flora that perform a variety of function। हमारे जो large intestine में तकरीबन 700 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द बैक्टीरिया इनहेबिटिंग दिस रीजन। जो इनहेबिटिंग दिस रीजन मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं ये क्या करता है, ये कुछ चीज़ें को पैदा करता है, सम प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। Undigested polysaccharide fiber are metabolized to short chain fatty acid by bacteria in the large intestine। क्योंकि इसमें जो है एंजाइम्स भी पैदा करते हैं ज़्यादातर, और ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं लॉन्ग चेन वाले उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया। अब फिजियल जब डाइजेशन यहाँ से दोबारा मतलब उसका स्टार्ट इसलिए है ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए, और ये जो है डायरेक्टली आप उस माउथ से स्टार्ट करके डायरेक्टली हम एनास्पेस को ख़त्म कर देते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने खूब इसको डिस्कस किया। अभी हम एक रीड देते हैं, लेकिन कुछ अगर फिर भी कुछ डिफ़िकल्ट सा टर्म्स हो तो मैं आपको बताऊँगा। द माउथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला पार्ट क्या है? माउथ है। Chewing breaks the food into pieces that are more easily digested, while saliva mixes with food to begin the process of breaking it down into a form your body can absorb and use. From pharynx, food travel to the esophagus or swallowing tube. By means of a series of contraction called peristalsis, the esophagus deliver food to the stomach. माउथ में हमने माउथ में फूड रखा, वहाँ पे हमने च्यूइंग स्टार्ट करके उसको ब्रेक किया और फिर सलाइवा के थ्रू उसको मिक्स करके एक बोलस बनाया। फिर ये जो है पेरेंक्स से ट्रेवल करके एसोफेगस में चला गया, जिसको हम सॉल्विंग ट्यूब भी कहते हैं, और फिर एसोफेगस में एक पेरिस्टालिसिस होती है, कंट्रिक्शन रिलैक्सेशन होती है, वहाँ से ये फूड जो है ये एसोफेगस से स्टमक में एंटर होता है। The lower esophageal sphincter keep food from passing backward into the esophagus. The stomach secrete acid and powerful enzyme that continue the process of breaking down the food. When it leaves the stomach, food is a consistency of a liquid or paste. From there, the food move to the small intestine. ये क्या होता है कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये ओपन होता है, क्लोज होता है। जब फूड आता है तो ये जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो फिर ये बंद हो जाता है ताकि दोबारा जो है ये बैक फ्लो ना हो। अगर बैक फ्लो हो तो इसकी वजह से फिर इसको हम रिफ्लेक्स डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है। द स्टमक सिक्रीट एसिड एंड पावरफुल एंजाइम। स्टमक क्या करता है? ये एसिड और पावरफुल एंजाइम को सिक्रीट करता है, क्योंकि वो क्या करे, उसकी फूड की ब्रेक डाउन करे। इसमें पेप्सिनोजन जो है होता है, फिर ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और उसमें प्रोटीन की डाइजेशन भी होती है। और जब ये स्टमक जो है ये फूड वहाँ पे रह जाता है तो ये क्या करता है, उसको लिक्विड पेस्ट में कन्वर्ट कर स्टमक में जो जिस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है उसको हम काइम कहते हैं, CHYME काइम। और जब ये इंटेस्टाइन में फिर उस पैंक्रियाटिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है तो इस पर हम इसको काइल कहते हैं, CHYLE, उसको फिर काइल कहते हैं। फ्रॉम देयर द फूड मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर ये फूड जो है ये पाइलोरस स्फिंक्टर होता है, पाइलोरस स्फिंक्टर के ज़रिए ये ड्यूडेनम में पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है। The small intestine continue the process of the breaking down food by using enzyme releases by the pancreas and bile from the liver. Bile is a compound that aids in the digestion of fats and eliminates waste product from the blood. Peristalsis is also at work in this organ, moving food through and mixing it up with digestive secretion. ये क्या करता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड आ जाता है तो ये तो एसिडिक फूड है, पाइलोरस स्फिंक्टर जब डायरेक्टली निकलता है तो ये एसिडिक होता है, और ये जो हमारा इंटेस्टाइन का जो मसल्स है और म्यूकोजा है इसको ख़राब कर देता है। तो इसी वजह से डायरेक्टली पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है, और जो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो सिस्टम के जो बाइल सिक्रेशन कर देता है, और वो बाइल सिक्रेशन और पैंक्रियाटिक जूस डायरेक्टली जो ये डायरेक्टली ड्यूडेनम में आ जाता है। पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन चाहिए, इसको सेक्रेटिन कहते हैं, जो कि फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है। इसको पायरमैन ऑफ द बॉडी कहते हैं। इसको पायरमैन ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एसिडिक कंटेंट है इसको क्या करता है, इसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, तो इसका काम एक पायरमैन की तरह हो गया। बाइल जो है ये क्या करता है, ये डाइजेशन, इसमें सॉल्ट्स होते हैं। आप लोग ये भी याद रखें कि बाइल्स में कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल क्या करता है, ये पेट्स की डाइजेशन करता है, जिसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं, और फिर ये लेक्टियल के ज़रिए जो है ये एब्जॉर्ब होता है। माइक्रोवेलाई में लेक्टियल होता है और इसके ज़रिए फिर एब्जॉर्ब होती है। पेरिस्टालिसिस जो है ये मौजूद होते, मतलब पेरिस्टालिसिस तो होगा क्योंकि पेरिस्टालिसिस के ज़रिए ही मूवमेंट होगी। अगर पेरिस्टालिसिस नहीं होगा तो मूवमेंट किस तरह होगी फिर? अभी जो है द ड्यूडेनम इज़ द लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड, विद द जेजुनम एंड इलियम बीइंग मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। पहले भी बताया मैंने कि ड्यूडेनम है ये ज़्यादातर डाइजेशन में मदद देता है खुराक के ब्रेकडाउन में, क्योंकि वहाँ पर पैंक्रियाटिक जूसेस इस चीज़ें आता है। और जेजुनम जो इलियम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन हो जाए कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, माइक्रोवेलाई और विलाई की मदद से। पेंक्रियाज सिक्रीट एंजाइम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डिफरेंट पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेस, ट्रेप्सिन, काइमोट्रेप्सिन, ये डिफरेंट हार्मोन्स जो है ये क्या करता है, उसमें सिक्रीट करता है। दीज एंजाइम्स जो है ये सिक्रीट करता है, और ये एंजाइम्स क्या करता है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन भी करता है। Stools are waste left over from the digestive
process is passed through the colon by the means of peristalsis, first in a liquid state and ultimately in solid form as the water is removed from the stool. A stool is stored in the sigmoid colon until a mass movement empties it into the rectum once or twice a day. किस तरह होता है कि स्टूल जो है ये इस या वेस्ट जो कोलान से निकल कर पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ये फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन में से वाटर रिअब्जॉर्प्शन हो जाती है और ये सॉलिड स्टूल में कन्वर्ट होता है, फिर इसको रिमूव करने के डिफिकेशन के प्रोसेस पे ये रिमूव हो जाता है। और ये स्टूल जो है ये सिग्माइड कोलान में होता है, इसके बाद मास मूवमेंट होते हैं। 1 to 2 टाइम लिखा है, ये 2 to 3 टाइम पर डे होता है। इसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एक रिफ्लेक्स होता है, इसी वजह से फिर हमें जो है डिफिकेशन प्रोसेस जो है मतलब डिफिकेशन जो है ये आ जाता है कि हाँ हमें अभी जो है ये स्टूल पास करना है। तो स्टूल पास करने का जो रिफ्लेक्स है ना, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, ये तकरीबन 2 to 3 टाइम्स पर डे होता है। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी था वो ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जीआईटी डिसऑर्डर जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।